नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इस बार समीकरण थोड़े बदले बदले दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी। इंडिया गठबंधन साथ चुनाव लड़ेगा नहीं लड़ेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इन सब के बीच में मायावती ने भी कह दिया है कि 10 सीटों पर उपचुनाव लड़ने जा रही हैं। इसके साथ ही साथ चंद्रशेखर आजाद जो कि 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं। तकरीबन 5 से 6 सीटें ऐसी हैं जहां पर चंद्रशेखर आजाद ने अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है और अब आगे की बची हुई सीटों पर भी वो काम करने जा रहे हैं, ऐसी खबरें निकल कर आ रही हैं। एक खबर और निकल कर आ रही है दोस्तों, वो खबर ये है कि चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी दोनों मिलकर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे साथ में। पल्लवी पटेल भी उनके साथ में आ सकती हैं, ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि हमने देखा था 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान पल्लवी पटेल पीडीएम उन्होंने एक नया मोर्चा बनाया था असदुद्दीन ओवैसी के साथ, तो ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। तो अब कहानी ये है कि चंद्रशेखर आजाद कितनी मजबूती के साथ आगे चलेंगे, जिस स्पीड के साथ प्रत्याशी उतार रहे हैं, क्या उसका फायदा उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनको मिलता हुआ दिखाई देगा? क्या यहां पर बीजेपी, सपा, बीएसपी किस पार्टी को कितना ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे, परेशान करेंगे? इन तमाम मुद्दों को लेकर हम बातचीत करेंगे। प्रशांत वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। प्रशांत, हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रचार थम चुका है। 5 तारीख को वोटिंग होगी। चंद्रशेखर वहां पर अभी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति की वो तैयारी कर रहे हैं कि किस तरह से आगे बढ़ना है। 10 सीटों पर उन्होंने अपने प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर दिया है। तो कितना बड़ा फैक्टर मान रहे हैं आप चंद्रशेखर आजाद को? चंद्रशेखर आज़ाद, आप देखिए कि 4 जून को जब से नतीजे आए, उसी दिन से चंद्रशेखर आज़ाद की जो सक्रियता को अगर आप एनालाइज करेंगे तो चंद्रशेखर आज़ाद चुनाव से पहले के और चुनाव जीतने के बाद के चंद्रशेखर आज़ाद, ज़मीन आसमान का फर्क है। ना सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद में बल्कि उनके कार्यकर्ताओं में, कैडर में, और बल्कि आप ये भी कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में ही नहीं। देखिए, वो जम्मू कश्मीर में 4 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे याद है कि चंद्रशेखर आज़ाद चुनाव जीतने के बाद उनका जो सबसे पहला उत्तर प्रदेश छोड़ करके कोई दौरा हुआ था, वो छत्तीसगढ़ का हुआ था। छत्तीसगढ़ एक ऐसा स्टेट है जहां पर चंद्रशेखर आज़ाद को सबसे ज़्यादा संभावनाएं नज़र आ रही हैं। वो 4 सीटों पर जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ते हैं। वो उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर के चुनाव लड़ते हैं। आप ये कह सकते हैं कि जो 10 सीटें हैं उस पर वो लगातार अपनी सक्रियता बनाए हुए हैं। 6 सीटों पर वो कैंडिडेट अपने घोषित कर चुके हैं। ना सिर्फ घोषित कर चुके हैं, बल्कि ये उस दौर की बात है, उस दौरान की बात है जब संसद का सत्र चल रहा था और वो एक दिन सत्र में होते थे, अगले दिन वो सीट पर होते थे। कभी मझुआ में दिखाई पड़ते थे, कभी वो गाजियाबाद में नजर आते थे, कभी वो अलीगढ़ की खैर सीट पर नजर आते थे। तो चंद्रशेखर आजाद की सक्रियता एनी हाउ बढ़ी है और पहले से ज्यादा बढ़ी है। बेसिकली अब मैं आपको ये बताऊं कि चंद्रशेखर आजाद का कंपटीशन किससे है। चंद्रशेखर आजाद बहुजन समाज पार्टी के एक विकल्प के तौर पर देखे जा रहे हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का जो काइंड ऑफ पॉलिटिक्स रही है, उन्होंने अपने आप को ये कह सकते हैं कि अपग्रेड नहीं किया। करंट जो पॉलिटिकल इकोसिस्टम है उसके हिसाब से उन्होंने अपग्रेड नहीं किया। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद को दलित, शोषित, वंचित वर्ग का एक बड़ा नेता, एक रहनुमा के तौर पर देखा जा रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात, वोटिंग का ट्रेंड जिस तरीके से बदला है। पहले क्या होता था कि परिवार का मुखिया कह देता था कि परिवार से भाई साहब इनको वोट करना है। परिवार में 10 लोग, 12 लोग, 5 लोग, 7 लोग जितने भी हुए, उन्होंने कहा चलिए भाई। लेकिन अब क्या है, अब सोच में परिवर्तन आया है। अब की जो कमान है वो यूथ के हाथ में है। और ये सिर्फ मैं चंद्रशेखर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की चाहे बात कर लें, क्योंकि वो देखिए यूथ पर फोकस कर रही है। 24 का चुनाव देखिए, ज्यादातर उसने यूथ को टिकट दिए। मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव देखिए आप, मोर देन 50% कैंडिडेट्स को भारतीय जनता पार्टी ने यूथ को सेलेक्ट किया। आज की तारीख में 2019 का जो संसद का अपना पूरा जो सत्र था लोकसभा में, 50% से ज्यादा जो सांसद थे वो 40 की उम्र और 45 की उम्र के बीच के, यानी कि 50 से नीचे की उम्र के थे। तो यूथ का रिप्रेजेंटेशन बढ़ रहा है। इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि
यूथ अपने हिसाब से अब तय कर रहा है कि किसको वोट करना है, किसको नहीं वोट करना है। और ये बात चंद्रशेखर आज़ाद बहुत कायदे से समझते हैं और इसीलिए देखिए वो हरियाणा में जा करके दुष्यंत चौटाला की पार्टी से 14 में मेरे ख्याल से ये पार्टी बनी थी दुष्यंत चौटाला की, वो भी यूथ हैं, चंद्रशेखर भी यूथ हैं, 20 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, विस्तार देना है पार्टी को। कितनी सीटें जीतेंगे नहीं जीतेंगे ये बहुत बाद की बात है, बहुत दूर की बात है। सबसे बड़ा जो प्राइमरी फोकस है चंद्रशेखर आज़ाद का वो ये है कि सबसे पहले कि हर स्टेट में अपनी पार्टी के हस्ताक्षर किए जाएं कि आज़ाद समाज पार्टी हरियाणा में भी है, आज़ाद समाज पार्टी छत्तीसगढ़ में भी है, आज़ाद समाज पार्टी राजस्थान में भी है, आज़ाद समाज पार्टी मध्य प्रदेश में भी है, आज़ाद समाज पार्टी जम्मू कश्मीर में भी है, आज़ाद समाज पार्टी बिहार में भी है। बेसिकली सबसे पहली कोशिश जो चंद्रशेखर की, जो मैं अभी तक देख पा रहा हूं, उनकी यही है कि अपनी पार्टी की जो मौजूदगी है वो हर स्टेट में वो दर्ज करवा पाए, खास तौर पर हिंदी हार्टलैंड में। तो ये एक बड़ा फैक्टर है चंद्रशेखर आज़ाद के नज़रिए से। उपचुनाव की बात कर लें, अब की बार का उत्तर प्रदेश का जो 10 सीटों का जो उपचुनाव है वो कई मायनों में खास है। बहुजन समाज पार्टी कभी भी अपने पूरे 89 से आप देखिए, जब से वो चुनाव लड़ रहे हैं फॉर्मेशन के बाद से, तब से आप देखिए कि कभी भी इतना मजबूती से चुनाव बहुजन समाज पार्टी नहीं लड़ी। लेकिन इस बार बहुजन समाज पार्टी के तेवर अलग हैं, वो मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। 7 सीटों पर बसपा ने, 8 सीटों पर मेरे ख्याल से कैंडिडेट उसने भी घोषित कर दिए हैं। एक अभी गाजियाबाद में जो उनके कैंडिडेट थे रवि गौतम, उनका वापस हो गया टिकट। तो बहुजन समाज पार्टी की ये जो दिक्कत है, इसी दिक्कत से का एडवांटेज जो है वो उठा सकते हैं चंद्रशेखर आज़ाद। और यही सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है चंद्रशेखर आज़ाद के लिए, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी अपना जो विश्वास है वो अपने वर्ग के बीच से खोती जा रही है। अच्छा, मुझे एक चीज समझाइए, ये जो खबर चल रही है कि भाई चंद्रशेखर और असदुद्दीन ओवैसी की डील हो गई है, बस औपचारिक ऐलान होना बाकी है, तो क्या वो दलित और मुस्लिम का जो जोड़ है, जो समीकरण है, क्या वो फैक्टर काम करेगा उत्तर प्रदेश की राजनीति में, खासकर 10 सीटों पर? हम विधानसभा चुनाव पर तो अभी बाद में बात करेंगे, अभी समय है, लेकिन 10 सीटें अभी ये इस रिजल्ट के बाद, राज्यों के रिजल्ट के बाद किसी भी दिन अधिसूचना जारी हो सकती है चुनाव आयोग की तरफ से। तो 10 सीटों पर क्या ये समीकरण, ये फैक्टर काम करता हुआ दिखाई देगा? देखिए, 10 सीटों पर हम कैटेगरिकली बात कर लेते हैं। पश्चिम की सीटों को पहले देख लेते हैं। गाजियाबाद में चुनाव है, कुंदरकी में चुनाव है, खैर में चुनाव है, और जो ये 3 सीटें हैं मीरापुर, ये जो 4 सीटें हैं बहुत डिसाइसिव फैक्टर है पीडीएम फॉर्मूले, या समाजवादी पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो पीडीएम फॉर्मूले के तहत। ये वो सीटें हैं जहां पर मुसलमानों की जो तादाद है वो अच्छी खासी है। और चंद्रशेखर आज़ाद ने जिस तरीके से अपना परफॉर्मेंस दिया है, आप देखिए मीरापुर सीट पर चंद्रशेखर आज़ाद ठीक ठाक तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। आरएलडी, समाजवादी पार्टी और चंद्रशेखर आज़ाद के गठबंधन ने, देखिए पिछला जो उपचुनाव एक सीट पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर की, मेरे ख्याल से वो सीट थी जहां पर हुआ था, और वहां पर चंद्रशेखर आज़ाद का पूरा क्रेडिट उनको दिया था। जयंत ने कहा था कि चंद्रशेखर आज़ाद साथ में आए इसलिए ये सीट हम जीत पाए। तो आप ये समझिए कि ओवैसी से ज्यादा मैं प्रभाव इन सीटों पर चंद्रशेखर आज़ाद का मानता हूं, मुसलमानों के बीच भी। लेकिन हाँ, इसमें भी आप इसको डिनाई नहीं कर सकते कि असदुद्दीन ओवैसी और एआईएमआईएम का जो अपना प्रभाव है वो ठीक ठाक है, और उन्होंने ये प्रभाव दिखाया। 2022 का आप विधानसभा चुनाव देखेंगे तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, उनके कैंडिडेट्स ने कई सारी सीटों पर मुश्किलात पैदा किए थे, खासतौर पर उन पार्टीज के लिए जो मुस्लिम्स की पॉलिटिक्स करती हैं। ऐसे में पीडीएम का जो फॉर्मूला है, खासतौर पर मुस्लिम्स का जो फैक्टर है, वो पश्चिम में काम करेगा। बाकी आप करहल से लेकर के सीसामऊ और पूरब की तरफ जब जो जाएंगे 6 सीटों पर, वहां पर जो पल्लवी पटेल का जो उनका प्रभाव है, उनकी पार्टी का प्रभाव है, अपना दल के का, उनका प्रभाव भी नजर आ सकता है। तो बट ऑब्वियस है, अगर वो पीडीएम के साथ आते हैं तो इसका फायदा चंद्रशेखर आज़ाद को विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव में मिलेगा। कितना मिलेगा ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन मिलेगा जरूर। बिल्कुल। तो अब कितना असर होता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन बात यहाँ पर ये निकल कर आ रही है, जैसा कि प्रशांत भी जिक्र कर रहे हैं
कि मुस्लिम और दलित जो गठजोड़ होगा, लेकिन मुस्लिम जो समुदाय है उसमें चंद्रशेखर की खुद की बहुत ज़्यादा पैठ दिखाई दे रही है। लेकिन चंद्रशेखर कितना कमाल कर पाएंगे? अभी देखिए मात्र एक सीट, नगीना सीट जीतकर वो आए हैं और अब हरियाणा में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहाँ के भी रिजल्ट सामने आ जाएंगे थोड़े दिन बाद और उसके बाद उपचुनाव में 10 सीटों पर उनको चुनाव लड़ना है। जो प्रत्याशी उतार रहे हैं वो भी देखना होगा कि कितने दमदार हैं, जनता के बीच में कितना सक्रिय रहते हैं, कितने सक्रिय रहने वाले नेता हैं। इन तमाम फैक्टर्स पर देखना होगा, ध्यान देना होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद बहुत कुछ बदल गई है, 360 डिग्री बदल गई है। ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों। बहुत शुक्रिया।